फलक 6 होते बताया था ना मैंने, जैसे कि ऐसे मान लो डस्टर है, ये क्यूब है, क्यूब का मतलब 1 2 3 4, 4 कोने ये इसके और 4 पीछे, 5 6 7 8, तो चारों कोनों पे इधर परमाणु लगा हुआ है और चारों कोनों पे इधर परमाणु लगा हुआ है। फिर ये फलक हो गए, जैसे कि एक फलक ये रहा और एक इसके पीछे का 2, फिर एक ये रहा तीसरा और एक ये रहा चौथा, एक ये रहा पांचवा और एक ये रहा छठा। तो फलक 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई फलक? 6। जैसे इस कमरे की 6 देख लो, फलक है 1 2 आमने सामने, 3 4 5 6 ऊपर नीचे, ठीक है ना, 5 6 तो 6 फलक हो गए। कोने कितने हैं लेकिन कमरे में टोटल? 8 कोने हैं, 4 नीचे के 4 ऊपर के। तो इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले बी में निकाल लेंगे। तो सीसीपी व्यवस्था में तो हमें पता लग गया भाई एक क्यूब है। क्या है भाई? क्यूब। क्यूब को हम डायरेक्ट छोटा सा बना लेंगे यहाँ पे समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसका सूत्र बनाना है आपको, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो बी परमाणु है यहाँ पे सीसीपी व्यवस्था में है ना, और सीसीपी को बताया कि उसमें एक तो परमाणु कहाँ लगे रहेंगे? कोणों पे लगे रहेंगे। तो एक तो बी सब जगह यहाँ पे है, बी बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है भाई? बी, यहाँ भी बी, यहाँ पे क्या है भाई? बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। एक तो कोनों पे बी है और कोनों के अलावा फलक पे है। तो फलक कौन सा हो गया? जैसे कि एक ऊपर वाला तो ये बी हो गया, एक सबसे नीचे वाला बी हो गया, ठीक है। एक पीछे वाला बी हो गया पीछे का, और एक इसके सामने का बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक इधर का बी हो गया और एक इधर का बी हो गया, देख लो 6 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने तुम्हें इनका क्रम बताया था किस तरीके से, कि ये जो कोनों के परमाणु होते हैं इनका तो कितना हिस्सा इसके अंदर होता है? कोशिका के 1/8वां। और जो फलक पे परमाणु हो इनका कितना हिस्सा अंदर होता है? 1/2, यानी कि आधे अंदर कोशिका के और आधे कहाँ होते हैं? बाहर, ठीक है ना। फलक पे बताया था ना मैंने, जैसे मैंने बताया था मैं यहाँ खड़ा तो आधा कमरे के अंदर हूँ, आधा कमरे से बाहर हूँ, तो आधा हिस्सा इधर और आधा इधर। यहाँ पर भी सेम है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसका बी का सूत्र निकाल लेंगे, बी के परमाणु निकाल लेंगे, बी के परमाणु संख्या, बी की परमाणु संख्या निकालने, तो कैसे बैठेगी यहाँ पर? सबसे पहले कोनों की देख लेंगे भाई। कोनों की क्या है? 1/, कोने कितने हैं टोटल भाई? 8 कोने हैं। और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 1/8। तो 8 गुना 1/8, ठीक है ना। तो 8 प्लस करके उसके बाद में देखेंगे। ये बताओ मुझे यहाँ पर फलक कितने हैं टोटल भाई? फलक 6 फलक है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो गुणा क्या कर देंगे? 1/2 बराबर करके निकाल लो। 8 से 8 क्या हो गया? कट गया। और 2 से 6 कितनी बार कट गया भाई? 3 बार। 3 योरा और 1 योरा, कितना हो गया? 4। तो यानी कि बी परमाणु की संख्या कितनी है यहाँ पे? बी परमाणु की संख्या कितनी है भाई? 4। बी की तो पता चल गई। अब किसकी पता करनी बस हमें? ए की। कोई दिक्कत नहीं। ए परमाणु यहाँ पे कैसी रिक्तिका में है भाई? चतुष्फलकीय रिक्तिका में है। चतुष्फलकीय रिक्तिका में सीपी नंबर कितना होता था? नहीं, हाँ, एक विम्य में इस तरीके से जब परमाणु ऐसे लगे रहते थे, 1 2 3 4 5, जब ऐसे होते तब कैसा होता था? सीएन नंबर तब क्या होगा? अब क्या होगा सीएन नंबर? यहाँ पे 2 ही परमाणु है ना इसमें, ए और बी, तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए होगा, एक बी होगा। तो यहाँ पर क्या है? 2। और बी की संख्या कितनी आई थी निकल कर? टोटल 4। तो जब आप ए निकाल लोगे, लिखो आगे, यहां तक नोट करो पहले फटाफट, आगे का पोर्शन इसके बाद में लिखवाता हूँ। बी की परमाणु संख्या है, बी जो परमाणु है ना इसमें, जो बी परमाणु जो है इसके परमाणुओं की संख्या आई टोटल। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी आई? 4 आई। अब ए की भी निकालनी, सूत्र नीचे लिखेंगे। सीसीपी व्यवस्था बता तो दी, लिखवा तो दी। सीसीपी व्यवस्था यानी कि 8 कोने और 6 फेस, यानी कि कोणों को और फलक को मिलाकर सीसीपी व्यवस्था बनी। मतलब परमाणु जब कोनों पे लगेंगे एक तो कोशिका के, और कोनों के अलावा उसके जब किस पे लग जाएंगे? फलक पे लग जाएंगे 6 के 6। तो इस व्यवस्था को सीसीपी व्यवस्था कहा गया। नहीं समझ रहे? ऐसे समझ लो, ये कमरा है, इसमें 8 तो कोनों पे लग गए एक तो परमाणु, और कोनों के अलावा इसके आमने सामने 6 जगह जो है इन पे भी लग गए परमाणु। तो इस व्यवस्था को नाम दिया गया है सीसीपी व्यवस्था। जब 8 कोनों के अलावा परमाणु कहाँ भी लग जाए?
6 फलक पे भी लग जाए, उसे सीसीपी व्यवस्था कहा गया है। सीसीपी व्यवस्था में बी परमाणु की संख्या कितनी आगे निकल गए, 4। अब एक ही निकालनी है हमें, तो पहले फटाफट आप यहां तक के नोट करेंगे, फिर हम एक ही निकालते हैं। लिखा हुआ तो है ए तथा बी तत्वों से, ए बताऊंगा कहाँ है, टेंशन बोर्ड पे देख ले भाई। तीन प्रकार के होते हैं भाई, इसके आधार पर कितने प्रकार का विलयन होता है, 3 प्रकार का। बोर्ड पे देखो कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल में जैसा 2 ही चीजें तो होती है, एक तो विलय होता है, गैसीय विलयन है, एक तो विलय, विलय होगा किसी चीज में, और एक होगा भाई क्या, विलायक, और एक हो गया उदाहरण। ये टेबल बना लीजिए। तो गैसीय विलयन में देखो भाई, जैसे कि गैसीय विलयन में पहला है आपका नंबर 1 है, और नंबर 1 में है कि जैसा वायु है, हवा, उदाहरण में वायु है, तो वायु के अंदर जो है आपको पता है ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है N2, और कम सॉरी ज़्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन होती है, तो ये तो विलायक हो गई, और कम मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वो विलय हो गई। हवा में ये तो होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। वैसे मैं पूरा ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूँ आपको, और पूरा ग्राफ इधर बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होता है पूरा ग्राफ कि 78% तो लगभग जो है क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और 20% लगभग क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये जो बची जितनी भी बची है 1 2 78 0.03% जो है ना, 0.03% CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 1% में अदर होती है। 1% में क्या होती है, अदर गैसेस होती है, 1% अदर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ग्राफ होता है इसका, पूरा वायुमंडल में जो गैसेस है ना उनका ग्राफ है। 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 1% या कुछ जो भी फालतू रिमेनिंग जो भी है जो बच गया, उसमें कौन सी है भाई, अदर गैसेस है। ठीक है, हीलियम भी होगी, जाहिर सी बात है, वातावरण के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी थोड़ी बहुत मात्रा में, सारी गैसेज है कि नहीं है। तो ये है, तो ये हो गया कौन सा भाई, गैसीय विलयन हो गया, कि जहां पर जो है ना विलय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस। विलय भी गैस यहाँ पर, और विलायक भी क्या है, दोनों ही गैस गैस हैं। ठीक है ना, एक कम मात्रा में और एक क्या है, ज्यादा मात्रा में। अरे नहीं, नीचे चले गया, टेंशन न ले। एक में हम ऐसा करते हैं, एक तो ये तो हो गया गैसीय, ये तो गैसीय उदाहरण था, कैसा था भाई, गैसीय विलयन का उदाहरण, गैसीय अवस्था में था। अब द्रवीय अवस्था में भी देखो 3 अवस्था आएगी इसकी, एक गैसीय अवस्था थी, एक द्रवीय अवस्था। ये गैसीय अवस्था का था। अब द्रवीय अवस्था का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है सोडा के अंदर, किसके अंदर भाई, सोडा में। कोई ऐसी चीज देखी आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड सोडा में घुल जाए, तो इसका उदाहरण मैंने देखा है कोको कोला, अब वो भी चल जाएगी। तो वो सोडा ही तो हो, उसमें CO2 भरी हुई हो दब लगा के, तो विलय कम मात्रा में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और ये विलायक हो गया। विलायक यानी कि सोडा कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, या गैस होती है वो तो द्रवी हो, लिक्विड ही हो, तो सोडा द्रव है यहाँ पे। तो देखो ये द्रवीय अवस्था का हो गया, कैसी अवस्था हो गया, द्रवीय। एक ठोस अवस्था का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, कौन सी अवस्था का भी ले लेंगे भाई, ठोस अवस्था का भी ले लेंगे।
ठोस अवस्था का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपका हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम धातु में या प्लेडियम धातु में, जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लेडियम धातु के अंदर। किस धातु के अंदर भाई? प्लेडियम धातु में। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस प्लेडियम धातु में। तो इसे प्लेडियम धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्लेडियम धातु। जो पीडी प्लेडियम धातु होती है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति होती है बहुत कम मात्रा में, पॉइंटों के अंदर। तो हाइड्रोजन तो कैसी हो, क्या हो गई भाई? गैस हो गई। और ये क्या हो गई? प्लेडियम धातु। धातु कैसी होती है? ठोस। ठोस हो गए, द्रव हो गए, धातु ठोस। तो यानी कि वो ठोस अवस्था का विलयन हो गया गैसीय विलयन में। तो ये गैसीय विलयन हो गए। इसी तरीके से गैस विलयन के अलावा दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी भाई? नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? द्रव विलयन। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? द्रव विलयन। तो द्रव विलयन का जब पहला एग्जांपल द्रव अवस्था में ही देख लो। तो द्रव अवस्था में अगर आप देखोगे, द्रव अवस्था में यानी कि विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। तो जब विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव हो, तब क्या स्थिति बनेगी? तब एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि वाटर ले लो, वाटर या सोडा ले लो। सोडा ज्यादा चले आजकल, सोडा एल्कोहल कहते हैं ना भाई, सोडा मिला लियो। सोडा एल्कोहल क्या बन गया भाई? पेग बन गया। बन गया नहीं बन गया पेग? नीट तो पीता नहीं कोई भी, या नीट भी पी ले कोई? नीट 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 का मतलब होता है डायरेक्ट। एल्कोहल तो कोई नहीं पीता। एल्कोहल में थोड़ी बहुत अच्छा अच्छा, वो तो कुछ भी पी खा ले। जल में एल्कोहल। एंड्रयू ड्यू उसे गलत बता रहा है। पहले तू बता, तुझे तो कुछ नहीं लगता हो। तो बता पहले। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा भाई गैस अवस्था का। तो गैस अवस्था H2G है गैस, इसका मतलब गैस। यहाँ पे पीडी धातु। गैस अवस्था में देखो भाई, इसका गैस अवस्था का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि ये तो मैं विलेय भी द्रव्य लेना है। तो जैसे कि हो गया आपका O2, सॉरी, जैसे कि आपका हो गया H2O, और किस में? एयर में, हवा में। तो हवा में नमी एग्जाम्पल हो जाएगा, हवा में नमी। हवा में नमी हो नहीं होती भाई, ये बताओ? हाँ हो ना। तो आपने देखा होगा हवा में पानी की बूंदे भी हुए थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना? पानी की बूंदे भी होती है हवा में। अगर आपने उदाहरण देखा हो तो आपको मैं समझाऊं कैसे। जब आप ठंडी बोतल निकालते हो फ्रिज में से और उसे थोड़ी देर रख दो, तो उस पर पानी की बूंदे बूंदे से दिखाई देती है बोतल के ऊपर, और नीचे तुम्हें पानी भी दिखाई देता होगा। तुम सोचते होगे कहाँ से आया, तो वो हवा का पानी होता है जो हवा में है। इन्वायरमेंट का जो पानी होता है वो आके उस पर चिपक जाता है। किस पे भाई? उस बोतल पे। क्यों चिपकता है? क्योंकि आपको पता होगा प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति हर चीज को अपने वातावरण में, अपने तापमान में ढालने की कोशिश करती है। तो अब वो जो तुमने फ्रिज में से बोतल निकाली, उसका तापमान क्या था? कम था। और बाहर वातावरण का तापमान क्या है? ज्यादा है। तो वातावरण का तापमान उसके तापमान को क्या करने की कोशिश करेगा? अपने जैसा करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो पानी के बूंदे हुए ना, वातावरण के पानी के बूंदे हुए, वो आके उस पर क्या हो जाए? चिपक जाता है कि उसका वातावरण कैसा कर सके? अपने जैसा कर सके। बिल्कुल सही बात। आगे समझ में? यूं आ जाए पानी की बूंदे। तो वो यहाँ है H2O है, यानी कि जल है किसके अंदर भाई? हवा के अंदर। बस आज इतना ही कर लेंगे, बाकी और कल करेंगे। ठोस भी है इसमें, बाकी कल करेंगे, मैंने कहा ना, बस कल ही करेंगे। बाकी करना चाहो तो कर सकते हो आप, गोल्ड मरकरी का मिश्रण कर सकते हैं। ठोस का उदाहरण तो बहुत है। ठोस वाला अगर ठोस अवस्था का देखोगे तो ठोस अवस्था का तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ चीनी ले लो और यहाँ पानी ले लो।
नहीं यार, द्रव अवस्था में करा ना, तो इधर की तरफ द्रव ही होना चाहिए। तो यहाँ पानी ले लो, विलय होना चाहिए, और यहाँ ले लो चीनी। गलत कर दिया यार ये भी। रुको 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 यार, एक मिनट। मिक्सचर ऑफ ऐसा कर लो, जैसा यहाँ ले लो। मैं पीछे 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 बैठो 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 बैठो। यहाँ मरकरी ले लो अच्छी जी, और यहाँ ले लो मरकरी के साथ में अमलगम किसका, अमलगम जिंक अमल, हाँ यहाँ जेड ले लो बस, जिंक बन गया। लो मरकरी कैसी है, लिक्विड हुए मरकरी, तो सबको पता कमरे के तापमान पे किसी अवस्था में हुए, लिक्विड अवस्था में हुए, तो लिक्विड हो गई। और जिंक कैसी अवस्था में हो, धातु, ठोस है यो, है तो दोनों ही धातु, जिंक यो भी मरकरी भी धातु है, जिंक भी क्या है, धातु है। लेकिन मरकरी कैसी हो, धातु, द्रव अवस्था की धातु हो, और जिंक कैसी अवस्था की धातु हो, ठोस। तो जब इन दोनों को मिला देंगे, जिंक और मरकरी को, तो बन जाएगा जिंक अमलगम। क्या बन जाएगा, जिंक अमलगम। तो वहां पे मरकरी तो कम मात्रा में होगी, जिंक कैसी मात्रा में होगी, ज्यादा मात्रा में होगी। तो इसे क्या कहेंगे भाई, जिंक अमलगम। क्या नाम हो जाएगा इसका, जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब, अमलगम तब बनता है जब मरकरी किसी दूसरी धातु के साथ में अपना एक पेस्ट बना लेता है, यानी कि उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, सीधी सी बात। जो स्टूडेंट फीस लाए हो, फीस जमा करवा दियो भाई अपनी। पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी कमी हो रही, दूध वाले को भी देने को पैसे नहीं है। मजाक से हट के हंस रहा, वीडियो में जाएगी ये बात तो वो तेरी गलत हो गया, बाहर लोगों को पता चल जाएगा तो काटना पड़ेगा है। हाँ ठीक है भाई, जिनकी होनी कर दे भाई। सुबह ही दूध वाले ने कुंडा बजा के गिरा था, फटाफट मैंने कल को देंगे तेरे पैसे। बंद कर दे इसे।